नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले आपको बताते हैं G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी तमाम खास बातें जो आपके काम की बातें हैं। इन 2 दिनों में आपके शहर में कहां पर क्या बदलेगा, क्या खुला रहेगा, किस तरह से रूट बदले जाएंगे, तमाम जानकारी देखिए 5 की बात में। तो 8 से 10 सितंबर तक क्या क्या बंद रहेगा, पहले ये देख लेते हैं। 8 से 10 सितंबर के बीच में तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, बैंक भी बंद रहेंगे। ये 8 से 10 तारीख की बात है। मालवाहक वाहनों का दिल्ली में जो है प्रवेश वो बंद रहेगा, यानी कि वो दिल्ली बॉर्डर में नहीं आएंगे। क्लाउड किचन डिलीवरी जो है वो सिर्फ नई दिल्ली ज़िले में बंद होगी, यानी कि जो एनडीएमसी का क्षेत्र है, जोमैटो, अमेजॉन के पैकेजेस, ये सब सिर्फ नई दिल्ली के इलाके में इनमें दिक्कत आएगी, बाकी जगह खुले रहेंगे। थिएटर्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स नई दिल्ली नगर पालिका इलाके में बंद होंगे। नई दिल्ली ज़िले में शराब की दुकानें भी बंद होंगी और बाज़ारों पर भी पाबंदी रहेगी एनडीएमसी के क्षेत्र में, जिसमें कि जैसे कि खान मार्केट हो गया या कनॉट प्लेस हो गया, जनपथ है, इस तरह के बाज़ार होंगे। यहाँ इन इलाकों में मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग पे भी रुकावट है। इसके अलावा जिनके पास कोई वैध पास नहीं है या पहचान पत्र है, वैध पास ना होने पर आने जाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन पहचान पत्र और पास के साथ में एनडीएमसी क्षेत्र में आवाजाही की जा सकती है। इस क्षेत्र में कमर्शियल ऑटो रिक्शा, टैक्सी ये भी नहीं जाएंगे। मथुरा, भैरव रोड, पुराना किला रोड, प्रगति मैदान, टनल पर जो बस हैं वो भी, उन पे भी रोक है। अब ये देखिए कि किन किन चीज़ों की अनुमति है, क्या क्या खुला रहेगा। तो दूध है, राशन है, मेडिकल की दुकानें हैं, एटीएम है, ये तमाम चीज़ें सभी जगहों पे खुली होंगी। पूरी दिल्ली में अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा जारी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन खुले हैं। एनडीएमसी क्षेत्र के बाहर के सभी बाजार, दुकानें, थिएटर और मॉल ये सब खुले हुए हैं। नई दिल्ली ज़िले के बाहर वाहनों की आवाजाही बिल्कुल सामान्य तौर पे होगी। सुप्रीम कोर्ट स्टेशन छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। पूरी दिल्ली में डाक सेवा जारी रहेगी। एनडीएमसी क्षेत्र में पहचान के बाद केटरिंग, कचरा प्रबंधन की सेवाएं भी जारी रहेंगी। और इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय बसों का जो परिचालन है वो वीआईपी क्षेत्र छोड़कर सामान्य रहेगा। इनका ट्रैफिक सिर्फ जो वीआईपी इलाके हैं उनको छोड़कर, ज़रूरी सामान वाले जो मालवाहक वाहन हैं वो भी आ जा सकेंगे। तो ये है तमाम वो बातें जिसको आपको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कि ये कहा गया था G20 के दौरान 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से मेट्रो चलेगी। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो सर्विस से रिक्वेस्ट की थी कि 8 से 10 सितंबर को मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू करें ताकि जनता और ड्यूटी पर जाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए सहूलत हो। केवल सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। बाकी कुछ स्टेशनों पर वीवीआईपी मूवमेंट के समय एंट्री एग्जिट बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर 8 से 10 सितंबर तक पार्किंग बंद रहेगी। ये 3 जगहों पर, जो रामकृष्ण आश्रम है, पटेल चौक है और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर पार्किंग बंद होगी। तो G20 अपनी शुरुआत से ही आर्थिक मोर्चों पर साझा सहयोग का एक बड़ा मंच रहा है। ये ग्रुप ऑफ 20 यानी कि 20 देशों का ग्रुप है। इस बार G20 में भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी पहल कर रहा है। 8 देशों से MOU पर दस्तखत हुए हैं। 20 से 25 देश ऐसे हैं जो भारत की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान जो ग्लोबल स्पॉटलाइट है वो भारत पर है और इस दौरान, अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, भारत ने विशेषकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको शोकेस किया है दुनिया के सामने। G20 सम्मेलन से भारत की क्या अपेक्षाएं हैं और विशेषकर डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े क्या इश्यूज हैं जिन पर राजर लेवल पर एक कंसेंसस बनने की उम्मीद है। मेरे साथ
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान डिजिटल इकोनॉमी को लेकर जो डेलिब्रेशंस थे उसको, भारत की जो बात है, जो इश्यूज है, उनको दुनिया के सामने रखा। पहला सवाल यह है कि आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आउटकम्स होंगी डिजिटल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भारत के? देखिए, आपने कहा कि G20 के भारत के प्रेसिडेंसी के दौरान एक तरह से भारत पर स्पॉटलाइट है, वो तो है ही, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस G20 प्रेसिडेंसी में भारत का एक इम्प्रेशन ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर रहेगा। लेकिन साथ साथ भारत का जो छवि है, भारत का जो अचीवमेंट्स हैं और जो अचीवमेंट्स रहे हैं और जो हमने प्रोग्रेस किए हैं, उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा पड़ेगा आने वाले सालों और दशकों में दुनिया के सोच और दुनिया के आगे जाने का ढंग पे। तो मेरा मानना यह है कि आप टेक्नोलॉजी के दुनिया में देखिए, टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ पीपल जो हम DPI कहते हैं, उसमें एक तरह से G20 में पहली बार एक कंसेंसस बना है और वो भारत के प्रेसिडेंसी के दौरान बना है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी फॉर डिजिटल इकोनॉमी, इस पर भी एक कंसेंसस बन गया है कि ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और तीसरा, ये पोस्ट कोविड के डिजिटाइजेशन की दुनिया में जो स्किल्स की इम्पोर्टेंस हैं, डिजिटल स्किल्स की इम्पोर्टेंस हैं, ये इशू जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015-16 में शुरू किया था, उस एक तरह से उसका एफर्ट आज के दिन में दुनिया के देश सब मान रहे हैं कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और अगर एक चौथा इशू ये है कि ग्लोबल साउथ जो इतने साल और दशकों से एक तरह से फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड के डिस्कशन से एक्सक्लूडेड थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको एक तरह से इंक्लूड किया है। और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वो हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, उन्होंने उसको ग्लोबल स्टेज पे उस फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को भी रखा है कि सबको मिलाकर, सबको मिलकर, सबके साथ विश्वास बनाकर, छोटे देश हो या बड़े देश हो, और उस एक तरह से भारत ने ग्लोबल साउथ के छोटे देशों को एक तरह से एक लीडरशिप प्रदान किया है। और वो भी मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा परमानेंट इफेक्ट होगा ऑन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। जी, UPI के कॉन्टेक्स्ट में अगस्त महीने में 10 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए और इस पर भी ग्लोबल स्पॉटलाइट रहा है। बहुत सारे देशों ने कहा हम आपका UPI सिस्टम समझना चाहते हैं, आपसे मदद चाहिए। कितने देशों के साथ अभी तक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में भारत ने अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको शेयर करने का फैसला किया है? देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके पावर को जानते हुए उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा देश है जो आज तक डिजिटाइजेशन या उनके इकोनॉमी और गवर्नेंस में डिजिटाइजेशन का जो तेज़ी था वो कम था, या वो उसके कॉस्ट के कारण वो डिजिटाइज न कर पाए, एक तरह से एक्सक्लूडेड थे ये डिजिटाइजेशन की दुनिया से, भारत के DPI उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया है हर देश को। और 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के साथ MOU अभी साइन कर लिए हैं, और मेरे हिसाब से 20, 25, 30 और नेशन ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, और हम एक स्टडी स्टेप से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि इस G20 प्रेसिडेंसी के दौरान, भारत के इस प्रेसिडेंसी के दौरान, इस DPI पर जो भारत ने 9 साल 8 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण बनाया है, उस DPI के प्रक्रिया, उस DPI के ताकत, उस DPI के ट्रांसफॉर्मेशनल बेनिफिट्स को पूरे दुनिया के देश आज मान रहे हैं, और एक तरह से उसके फ्रेमवर्क पर, उसके प्रिंसिपल्स पर एक कंसेंसस पर है। तो इंडिया एक केस स्टडी बन गया है दुनिया के देशों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाता है लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। वही है DPI का ताकत और DPI का मैजिक। तो 8 कंट्रीज के साथ हम काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के साथ हम मिलकर इंडिया के DPI और ग्लोबल DPI रिपोजिटरी जो हम मैनेज करेंगे वो भी ऑफर करेंगे। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल चुनौतियों को लेकर है, क्योंकि जब आप डिजिटल इकोनॉमी
को और आगे ले जाना चाहते हैं तो साथ में साइबर सिक्योरिटी का सवाल भी महत्वपूर्ण होता है। तो G20 समिट के कॉन्टेक्स्ट में साइबर सिक्योरिटी को लेके क्या इश्यूज हैं जिन पर डेलिब्रेशंस हुआ और क्या आगे साइबर सिक्योरिटी एक डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर एक तरफ टोटल कंसेंसस बन गया G20 में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट और साइबर स्पेस इतना एक बॉर्डरलेस स्पेस है और वो यहाँ पे कोई कंट्री के बॉर्डर पे रुकता नहीं है। एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग उस पर बनाना बहुत ज़रूरी था और इस G20 के दौरान, भारत के प्रेसिडेंसी के दौरान, उस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे एक ग्लोबल कंसेंसस बन गया कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और ग्लोबल प्रोटोकॉल्स लाने चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल इंडिया एक्ट भी जो आप प्रस्तावित है, इसमें आप ऑलरेडी डेलिब्रेशंस कर रहे हैं जो नए क्राइम्स हैं। हम तो देखिए, दुनिया के देश पहचान रहे हैं कि भारत एक तरह से लीडरशिप दिखा रहा है दुनिया के देशों को कि क्या होने चाहिए टेक्नोलॉजी, क्या होने चाहिए टूल्स और क्या होने चाहिए लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े कनेक्टेड कंट्री तो हैं ही और 2025 तक 120 करोड़ भारतवासी हमारे इंटरनेट से जुड़ेंगे और इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड और अकाउंटेबल इंटरनेट के लिए जो भी लेजिस्लेशन लाने हैं, मॉडर्न फ्यूचर रेडी लेजिस्लेशन हम लाएंगे और डिजिटल इंडिया एक्ट उसका हिस्सा होगा। एकदम। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली से आजम के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और G20 की बैठक के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर दिल्ली के हर जिले में विक्रांत गाड़ियां भी तैनात की हैं। क्या है ये विक्रांत गाड़ियां? ये एंटी राइट इक्विपमेंट और एंटी प्रोटेस्ट इक्विपमेंट से लैस हैं। गाड़ी के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट, शील्ड, टॉर्च, चेस्ट प्रोटेक्टर, ग्लव्स, मास्क, टायर किलर जैसे कई उपकरण हैं। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली पुलिस ने G20 की सुरक्षा को देखते हुए एक गाड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है विक्रांत। ये गाड़ियां दिल्ली के हर जिले में लॉन्च की गई हैं। क्या है इन गाड़ियों में खास, बात करते हैं रिंकू से जो दिल्ली पुलिसकर्मी हैं। रिंकू, इस गाड़ी में क्या कुछ खास है, क्या सामान इसमें रखा हुआ है और ये किस काम गाड़ी आती है? ये स्पेशली ये गाड़ी लॉजिस्टिक के लिए बनाई गई है। कोई भी लैंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई सिचुएशन होती है, कोई धरना प्रदर्शन आता है तो उसमें एट वंस अगर कोई सामान, कोई लॉजिस्टिक की ज़रूरत हो, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए तो वो इससे तुरंत वहाँ पे जल्दी पहुँचाया जाए, इसलिए स्पेशल व्हीकल बनाया गया है। इससे पहले ऐसा व्हीकल नहीं होता था, अलग अलग मोड होते थे पहुँचाने के, लेकिन एक स्पेसिफिक व्हीकल कर दिया ये ताकि इसी से पहुँचाए। तो अब इसमें क्या क्या सामान है वो आप दिखाकर बताएं हमें, क्या सामान है? इसमें मेन ये हैं, जैसे HHMD रखी हुई है, कहीं पे VIP आता है तो सर्चिंग वगैरह करने के लिए। इनमें टायर किलर्स रखे हुए हैं, रोड पे कहीं ट्रैफिक रोकना हो, किसी को भागने से रोकना हो तो ये टायर किलर हैं। नीचे ये बक्से रखे हैं, इनमें ये हैं सर्चिंग मिरर है। ये कहीं भी पार्किंग वगैरह हम, कहीं कोई VIP आता है तो वहाँ अंदर चेकिंग करते हैं इनमें हम, और फिर चेकिंग के साथ में अंदर एंट्री होती है व्हीकल्स की। इसके अलावा इसमें ये एंटी रॉइड इक्विपमेंट हैं, शील्ड है, ये फाइबर शील्ड होती हैं। फिर इधर ये हैं जो अपने BP हैं, ब्लड बॉडी प्रोटेक्टर स्टाफ के लिए। फिर आगे आएंगे तो आप देखेंगे ये इसमें सर्च लाइट रखी हुई है। अच्छा, जो रात में कहीं पे अंधेरे में कुछ देखना हो उसके लिए। आगे वेनाकुलर रखी हुई है ये। अच्छा। और ग्लव्स हैं, छोटे छोटे काफ़ी आइटम हैं, जैसे डस्टबिन वगैरह भी रखे हैं इसमें, और बुलेट प्रूफ जैकेट भी हैं। अच्छा। इनमें। और ये इसके अलावा ये हेलमेट रखे हुए हैं, ये दिल्ली पुलिस के एंटी रॉइड के। अच्छा। ये आप देख सकते हैं। अच्छा। ये हेलमेट रखे हैं। तो इसका व्हीकल का मेन यही है, इसमें सारा लॉजिस्टिक जो है एक जगह रखा हुआ है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो जल्दी से और मतलब एफिशिएंट तरीके से पहुंच सकता है। ये क्यू मैनेजर रखे हैं यहाँ पे। और इसमें व्हीकल में सबसे खास बात है CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो ये अंदर भी हैं और बाहर की तरफ भी, आगे और पीछे आप देखेंगे तो दोनों जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ये किसी भी लोकेशन पे जहाँ पहुँचती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ होगी इसमें। तो वहाँ आसपास जो भी भीड़ है उसको हम देख भी सकते हैं बाद में कि किसकी प्रेजेंस थी वहाँ पे, किसने कुछ कोई
गलत हरकत की हो तो वो इससे काफ़ी मदद मिलती है। तो क्या गाड़ी में वेपन भी होते हैं, लाठियाँ भी होती हैं? जी बिल्कुल, इसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। वेपन भी ज़रूरत के हिसाब से जैसी सिचुएशन को हैंडल करने के उसी प्रकार के इसमें सारे आर्टिकल रखे जाते हैं। तो बिल्कुल ये रिंकू हैं दिल्ली पुलिस से, जो बता रहे हैं कि ये इस जो खास जो व्हीकल है इसमें एंटी रॉयट इक्विपमेंट उपकरण हैं, और साथ में कहीं प्रोटेस्ट अगर होता है तो वहाँ पर तुरंत ये गाड़ी पहुँचेगी, और जिस तरह के उपकरण उनको रोकने के लिए ज़रूरी होंगे वो सारे के उपकरण इस गाड़ी में हैं। और ये खास गाड़ियाँ G20 के लिए तैयार की गई हैं। ये गाड़ियाँ पूरी दिल्ली के हर ज़िले में हैं, और इस तरह से गाड़ियाँ दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पर तैनात हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 बैठक की सारी जानकारी आम लोग ऐप के जरिए पा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष ऐप बनाया गया है, जिसके अलावा एक AI आधारित ऐप भी है जो 10 भाषाओं में आपके सवालों का जवाब देने में सक्षम है। G20 के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी से बात की है हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने। G20 को लेकर भारत ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है G20 इंडिया ऐप, और ये ऐप आप देखिए इस तरीके से ऐप है, और कहा गया है कि इसको तमाम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आम हो, चाहे वो लोग जो मंडपम में जाएंगे, चाहे जो डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे उनको तमाम जानकारी मिलेगी, चाहे वर्चुअल टूर की जानकारी हो, 1 दिसंबर से जो G20 प्रेसिडेंसी या समिट हुआ है उसकी जानकारी हो, नेविगेशन है यहाँ पर क्योंकि मंडपम में जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये मददगार साबित हो सकता है। देखिए यहाँ पे नेविगेशन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक से बात कर रहे हो और आपको उसकी भाषा समझने में दिक्कत हो तो आप रियल टाइम में उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये हमारे साथ स्पेशल सेक्रेटरी G20 मुक्तेश जी हैं, मुक्तेश परदेसी जी। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो ऐप है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस ऐप के बारे में? जैसा कि आपने कहा, ये ऐप आम जनता के लिए भी है और खास लोगों के लिए भी है जो G20 समिट के स्पेशल इनवाइटी हैं, लीडर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, रजिस्टर्ड मीडिया हैं, ऑफिसर्स हैं। इसके पीछे जो बेसिक फिलॉसफी ये है कि आम जनता को भी उत्सुकता है G20 क्या है, हमारी G20 प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है आगे दिनों और क्या हुआ है पिछले 1 वर्ष में, तो इन सब के बारे में बेसिक जानकारी इसमें है। अगर आपको किसी भी, खासकर पत्रकार और रिसर्चर हैं, वो जानना चाहते हैं जैसे डिजिटल इकोनॉमी में या स्पेस इकोनॉमी में या हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ है G20 में अभी तक, सारे प्रेस रिलीज मिल जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर का सारा वीडियोज मिल जाएगा, बाकी उसका आउटकम डॉक्यूमेंट है वो भी मिलेगा। ये तो बेसिक सूचना है। इसके अलावा G20 समिट को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको क्या चाहिए होगा, तो एक नेविगेशन की बात आती है। जब भारत मंडपम में आएंगे तो बड़ा क्षेत्र है, कई हॉल हैं और कई जोन हैं। उसमें एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए आपको एक नेविगेशनल टूल चाहिए, तो इस ऐप के जरिए वो एक हॉल से दूसरे हॉल में पहुंच सकते हैं और उसमें समय बचेगा। ये नेविगेशन टूल है। जीवन की उलझनों का सवाल, मतलब जो मन में सवाल है उसकी जानकारी भी गीता के जरिए मिलेगी। ये क्या कंसेप्ट है, आस्क गीता सर? अगेन ये बहुत बड़ा यूनिक आइडिया है कि हम अपनी संस्कृति के बारे में या हमारे जो ट्रेडिशनल एपिक्स हैं या हमारे ट्रेडिशनल जो टेक्स्ट हैं, सिविलाइजेशनल टेक्स्ट हैं, और गीता उसमें सबसे आगे है, उसको हम डिजिटल मीन्स के जरिए कैसे प्रमोट करें और उसमें जो विजडम जो समाहित है उसको आम लोगों तक कैसे प्रसारित कर सकें, इसका एक नमूना है। तो अगर किसी को भी जीवन से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो AI इनेबल प्लेटफॉर्म है, आप उसमें डालें जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, युद्ध क्या है, शांति क्या है, योग क्या है, तो जो गीता बेसिक फिलॉसफी है उसको समाहित करते हुए आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में ही कार्रवाई चलेगी, लेकिन 19 सितंबर से नए संसद भवन में कार्रवाई चलेगी। माना जा रहा है कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर देश की संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को देश की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये त्रिकोण के आकार का है और इसमें सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसे बनाया गया है। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा, इसकी जानकारी अभी तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है। विपक्षी पार्टियों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके एजेंडे को लेकर तमाम तरह के सिर्फ कयास लग रहे हैं। और सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और लिखकर ये कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि संसद का विशेष सत्र का एजेंडा दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ साझा नहीं किया गया है। ये सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम सत्र में हिस्सा लेने को इच्छुक हैं और इसमें जन सरोकार के मुद्दे उठाए जाएं। सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से 9 मुद्दे सुझाए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय जमीन पर चीन के कब्जे, जातीय जनगणना से लेकर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव तक के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सनातन पर डीएमके नेता उदयनिधि की टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि बीमारी इनके अंदर है, किसी और में नहीं। क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग, जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है।